हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 12 पाठ का नाम मरुसौंदर्यम, इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मरुसौंदर्यम अर्थात मरु प्रदेश की सुंदरता। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, अतः कृपया आप सभी बालक इस पाठ के अनुवाद को विशेष ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। पहला श्लोक है, शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण स्नेहाद्र भावैक रसैर्विशिष्टः शुष्कोऽपि नित्यं सरसः सदेशः। इस पूरे पाठ में मरु प्रदेश की सुंदरता के विषय में अध्ययन किया गया है। तो पहला श्लोक है, शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण। इसका हम अनुवाद देखते हैं, वो अन्वय देखते हैं। अन्वय दे रखा है पीछे, तो अर्थ देखिए, शरीर विज्ञान विचक्षणेन यानी शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ, शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ चरकेश्वरेण अर्थात आचार्य चरक के द्वारा। चरक कौन थे? चरक आचार्य, आचार्य चरक के द्वारा कौन थे? ये इसलिए शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ। तो शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है, प्रशंसा किया गया। प्रशंसित मानी प्रशंसा किया गया। स वह, अयम यह, देश शुष्क अपि सूखा होते हुए भी। शुष्क मानी सूखा, तो सूखा होते हुए भी स्नेह आर्द्र भावैक रस, कि स्नेह यानी प्रेम, प्रेम आदि भाव रसों से, प्रेम आदि भाव रसों से विशिष्ट विशेष है। अतः इसलिए नित्यम हमेशा सरस है, यह सरस है अर्थात ये रसों से युक्त है, अर्थात ये आनंद से युक्त है। पुनः पहले श्लोक का अर्थ देखो कि शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसा किया गया वह यह देश सूखा होते हुए भी प्रेम आदि भाव रसों से विशिष्ट है, यानी विशेष है, इसलिए यह नित्य सरस है, अर्थात यह नित्य सरस है मतलब आनंद से युक्त है। इसको सूखा बताया गया था ना, सूखे का मतलब इसमें कोई रस ना हो, तो यह सूखा था, तो सूखा होते हुए भी यह सरस है। क्यों सरस है? क्योंकि वहाँ पर वैसे पानी नहीं है, इसलिए वो सूखा देश है। मरु प्रदेश सूखा क्यों माना जाता है? क्योंकि जल के अभाव में मरु प्रदेश को शुष्क देश माना जाता है। किंतु ये कहा कि वहाँ जल का तो अभाव है, इसलिए तो वह सूखा है, किंतु प्रेम आदि स्नेह आदि भावों की वजह से वह सरस है, वह रस से युक्त है। ये इसका भाव है। तो एक बार पुनः इसका अर्थ देखें और अपनी कॉपी में नोट करो कि शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसा किया गया वह यह देश सूखा होते हुए भी प्रेम आदि भाव रसों से विशिष्ट है, विशेष है, इसलिए यह नित्य सरस है अर्थात रस से युक्त है, अर्थात आनंद से युक्त है। श्लोक नंबर 2 है, मरुः सुवर्णो नहीं येन दृष्टः किम तेन दृष्टम कुहचित सुदृश्यम स्फुटम मरौ भान्ति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु नहीं न ते ही मृगा। स्फुटम मरौ भान्ति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु न ते ही मृग्याः। अन्वय पे आ जाओ। क्या कहता है ये?
यह कहता है सुवर्ण अर्थात सोने के समान। मरु प्रदेश को, सुवर्ण यानी आप प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ नोट करते हुए चले ताकि आपको अर्थ करने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप अपनी नोटबुक इत्यादि में शब्दार्थ को लिख करके रख ले अपने पास। सुवर्ण, एक एक मैं शब्द का अर्थ आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि सुवर्ण का मतलब सोने के समान, सोना गोल्ड। सुवर्ण यानी सोने के समान। मरु प्रदेश को ये न जिसके द्वारा नहीं दृष्ट देखा गया। सोने के समान मरु प्रदेश को जिसके द्वारा नहीं देखा गया, तेन उसके द्वारा कुहचित कहीं पर सुदृश्यम इस प्रकार का सुंदर दृश्य किम क्या दृष्टम देखा गया है। कवि अपने आप से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सोने के समान मरु प्रदेश को जिसके द्वारा नहीं देखा गया तो उसके द्वारा कहीं पर क्या ऐसा सुंदर दृश्य देखा गया है। ये सुमेरु श्रृंगा मरो स्फुटम भांति, ये मानी जो सुमेरु श्रृंगा, सुमेरु पर्वत, सुमेरु श्रृंग यानी सुमेरु पर्वत का शिखर, मरु प्रदेश स्फुटम भांति, स्फुट कहते हैं स्पष्ट, स्फुट यानी स्पष्ट और भांति यानी सुशोभित होता है कि जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर जो मरु प्रदेश सुशोभित होता है। कृष्णासु शिलासु ते नहीं मृग्या, ते उसे कृष्णासु काली शिलासु गुफाओं में नहीं मानी नहीं, मृग्या मानी खोजा जाना चाहिए। वापस से अर्थ देखो, सुवर्ण सोने के समान मरु प्रदेश को जिसके द्वारा नहीं देखा गया उसके द्वारा कहीं पर क्या ऐसा सुंदर दृश्य देखा गया है। ये मानी जो सुमेरु श्रृंगा मरौ यानी मरु प्रदेश, जो मरु प्रदेश सुमेरु श्रृंगाहा सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्फुटम स्पष्ट रूप से भांति सुशोभित होता है। जो मरु प्रदेश सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्पष्ट रूप से सुशोभित होता है, कृष्णासु शिलासु काली गुफाओं में, ते उसे नहीं मृग्या खोजा जाना चाहिए। एक बार पुनः पूरा अर्थ देख लीजिए। सोने के समान मरु प्रदेश को जिसके द्वारा नहीं देखा गया उसके द्वारा कहीं पर क्या ऐसा सुंदर दृश्य देखा गया है। जो मरु प्रदेश सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्पष्ट रूप से सुशोभित होता है उसे काली गुफाओं में नहीं खोजा जाना चाहिए। श्लोक नंबर 3। रम्ये क्वचित सेकत वप्रशानौ सुकोमले भास्वति हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशाम न चेतांसि विकासवंती। क्या कहता है भाई, देखो, क्वचित कहीं पर, रम्य सुंदर, सुकोमले मुलायम, भास्वती चमकती हुई, हेमवर्णे सोने के समान, सेकत वप्रशानौ बालू के टीले पर, प्रातः सवेरे, प्रदोषे सायंकाले, च और सुखम सुखपूर्वक, स्थितानाम बैठे हुए, केशाम किनका, चेतांसी मन, विकासवंती न, विकासवंती का मतलब प्रफुल्लित, अन्यमानी नहीं। तो क्या अर्थ इसका समझना, क्वचित कहीं पर, रमणीय यानी सुंदर, कहीं पर सुंदर, मुलायम चमकते हुए, सोने के समान, बालू के टीले पर, सुबह और सायंकाल के समय सुखपूर्वक बैठे हुए, किनका मन, चेतांश यानी मन, किसका मन प्रफुल्लित नहीं होता है, अर्थात सबका मन
प्रफुल्लित होता है। कहने का मतलब ये है, कवि यहाँ पर एक आपसे कल्पना कर रहा है, एक इमेजिन कर रहा है कि कोई व्यक्ति सुंदर, मुलायम, चमकती हुई सोने के समान बालू के टीले पर, यहाँ पर बालू की विशेषता बताई गई है, उसके विशेषण कहे गए हैं कि बालू कैसी है, तो सुंदर होती है बालू। आपने देखा होगा बालू रेत जिसे अपन कहते हैं, बहुत मुलायम होती है। अपन यदि अगर उसको अपनी मुट्ठी के अंदर बालू को भरेंगे, रेत को भरेंगे, तो फिसल के बाहर निकल जाती है, मुट्ठी में कैद नहीं होती है, इतनी मुलायम होती है। तो वह सुंदर होती है बालू, यानी रेत सुंदर होती है, मुलायम भी होती है, चमकती है। आपने देखा होगा कि यदि अगर रेत के ऊपर धूप आ रही हो तो बहुत चमकती है और सोने के समान दूर से दिखाई देती है, क्योंकि बालू का कलर यानी रेत का कलर कैसा होता है, पीला। और जब उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आता है, धूप आती है, तो वह रेत दूर से बहुत प्यारी रूप से चमकती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सोना हो। तो यहाँ पर कवि कह रहा है किस प्रकार के बालू के टीले पर, किस प्रकार का बालू का टीला, जो सुंदर हो, मुलायम हो, चमकता हुआ सोने के समान बालू के टीले पर सायंकाले और सुबह के समय में सुखपूर्वक बैठा हुआ जो व्यक्ति है, तो यानी सुखपूर्वक बैठे हुए किसके मन को प्रफुल्लित नहीं करता है, अर्थात सबके मन को आनंदित तो करता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि अगर आप इस प्रकार की बालू, कैसी बालू, जो सुंदर भी है, मुलायम भी है, चमकती है, सोने के समान है, इस प्रकार के बालू के टीले पर यदि अगर हम प्रातः यानी सुबह के समय और सायंकाल के समय यदि अगर हम बैठेंगे तो हमारा मन कैसा होगा, वहाँ पर आनंदित होगा। यही कवि का सार भाव है कहने का। तो एक बार चाहो तो और अर्थ देख सकते हो कि कहीं सुंदर, मुलायम, चमकते हुए बालू के, सोने के समान बालू के टीले पर प्रातःकाल और सायंकाल के समय सुखपूर्वक बैठे हुए किनका मन प्रफुल्लित नहीं होता है, अर्थात सबका मन आनंदित तो होता है। सशीतलो गंधवः समीर सत्तिराणाम मधुरो विरावः तन्नर्तनम बहर्विभूषणानाम समुत्प्लुति सा च कुरंगमाणाम। चौथे का आप अर्थ देखो, समनि वह शीतल, शीतल कहते ठंडी, गंध वह, गंध कहते सुगंधित, वह मानी बहने वाली, वह ठंडी सुगंधित बहने वाली, समीर यानी हवा, वह ठंडी सुगंधित बहने वाली हवा, वह तीतरों, तीतर एक पक्षी होता है, वह तीतरों का मधुर, विराव कहते हैं कोलाहल, वह तीतरों का मधुर कोलाहल, बहर विभूषणानाम, बहर विभूषण कहते हैं मोर को, तो बहर विभूषणाना मोरों का, तत् नर्तनम वह नाचना, साच और वह कुरंगमाणाम समुत्प्लुति, कुरंगमाणा बोलते हैं किसको, हिरणों की, समुत्प्लुति कहते हैं उछल कूद को, और वह हिरणों की उछल कूद। पुनः देखो, स वह शीतल ठंडी, गंध वह सुगंधित बहने वाली, समीर हवा, वह तीतरों का मधुर कोलाहल, वह मोरों का नाचना और वह हिरणों की उछल कूद सबके मन को आनंदित करती है। एक बार पुनः देखो, सवनी वह शीतल ठंडा, गंध वह सुगंधित बहने वाली, समीर हवा, तीतर यानी तीतर, समनी वह मधुर यानी मधुर, विराव यानी कोलाहल, मोरों का वह नाचना और वह कुरंगमाणाम यानी हिरणों की, समुत्प्लुति उछल कूद सबके मन को आनंदित करती है। ठीक है, वह ठंडी सुगंधित बहने वाली हवा, वह तीतरों का मधुर कोलाहल, वह मोरों का नाचना और वह हिरणों की उछल कूद सबके मन को आनंदित करती है। श्लोक नंबर 5, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है ते तुंदिलः स्वादुरसः कलिंगः सासारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्ति स्फुरन्ति स्फुर्गावलीषु क्रमेलकानां गतयश्च तास्तः। तेतुंदिलः स्वादुरसः कलिंगः
सासारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्ति स्फुरंत स्फुर्गावलीषु क्रमेलिकानां गतयश्च तास्ताः। ये श्लोक क्या कहता है, देखिए। ते वे तुंदिला, ते वे तुंदिला मानी मोटे, तुंदिल कहते हैं मोटे को, तो वे मोटे मोटे स्वादु रसाह, स्वादिष्ट रस वाले, वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले कलिंगा, कलिंगा कहते हैं मतीरों को, मतीरे। तो क्या अर्थ हुआ, वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे, साचय और वह शारदी मतली, शारदी यानी शरद ऋतु की चंचल चंद्रिका, चंचल चंद्रिका कहते हैं चांदनी को, और वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी स्फुर्गावलीषु स्फुरंती सा स्फूर्ति, स्फुर्गावलीषु पक्षियों की पंक्तियों में स्फुरंती फड़कती हुई, सा वह स्फूर्ति ऊर्जा, क्रमेल का नाम, क्रमेलक कहते हैं ऊँटों को, तो ऊँटों की जयमानी और तामानी वह गतिमानी गतियाँ। पुनः देखो, ते वे तुंदिला मोटे मोटे स्वादुरसाह स्वादिष्ट रस वाले कलिंगा मतीरे, साच और वह शारदी शरद ऋतु की चंचल चंद्रिका चंचल चांदनी स्फुर्गावलीषु पक्षी की पंक्तियों में स्फुरंती फड़कती हुई, सा वह स्फूर्ति ऊर्जा, क्रमेल का नाम ऊँटों की, क्रमेलक कहते हैं ऊँटों को, तो ऊँटों की चयमानी और तामानी वह गतियामानी गतियाँ सबके मन को आनंदित तो करती है। पुनः एक बार इसका अर्थ देखिए कि वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे, सभी बालक इस अर्थ को अपनी नोटबुक में नोट करें कि वे, और मैं जहाँ उंगली लिख रहा हूँ उसका शब्दार्थ है कि वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे, और वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी पक्षियों की पंक्तियों में फड़कती हुई वह स्फूर्ति अर्थात ऊर्जा, ऊँटों की वह गतियाँ सबके मन को आनंदित करती है। यहाँ पर मरु प्रदेश की विशेषता बताई गई है कि मरु प्रदेश में क्या क्या है। तो देखो, कहा गया है कि मरु प्रदेश में क्या है कि भैया मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे भी हैं, मरु प्रदेश की शरद ऋतु की चंचल चांदनी बहुत ही अच्छी है, पक्षियों की पंक्तियों में फड़कती हुई स्फूर्ति भी बहुत अच्छी है, और ऊँटों की वह गतियाँ। ऊँट आपको पता हो तो मरु प्रदेश यानी रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। रेगिस्तान में विशेष रूप से प्रसिद्ध है ऊँट, तो ऊँटों की वह गतियाँ सबके मन को क्या करती है, आनंदित तो करती है। श्लोक नंबर 6, वर्षा गमे चारुमरुम विहाय क्वान्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरसु वर्षा समेपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। अन्वय पे आ जाइए, श्लोक नंबर 6 के अन्वय। वर्षा गमे अर्थात वर्षा के आगमन पर, वर्षा के आने पर, चारु सुंदर, चारु मानी सुंदर, मरु प्रदेशम वर्षागमे वर्षा के आने पर, चारु सुंदर, मरुम मरु प्रदेश को, विहाय छोड़ करके, अन्यत्र कहीं दूसरी जगह, कश्यापि किसी का भी, चित्तम मन, रमेत रमता है क्या, प्रसन्न होता है क्या। यह कवि प्रश्न पूछ रहा है कि वर्षा के आने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़ करके किसी का भी मन क्या दूसरी जगह रमता है क्या, अर्थात लगता है क्या, प्रसन्नचित्त होता है क्या। यस्मिन जिस मरव मरु प्रदेश में, वर्षा समय अपि वर्षा के समय में भी,
सरहसु, सरसु बोलते हैं तालाब को। तो जिस मरु प्रदेश में वर्षा के समय में भी तालाब में शरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ती, शरत यानी शरद ऋतु का, प्रसन्नम यानी स्वच्छ, सलील कहते हैं जल को, चकास्ती सुशोभित होता है। एक बार अर्थ देखें, वर्षागमे वर्षा के आने पर, चारुमानी सुंदर, मरुम यानी मरु प्रदेश को, विहाय छोड़ करके, अन्यत्र क्व दूसरी कहीं, कश्यापि किसी का भी, चित्तम चित्त मन, रमेत रमता है क्या, प्रसन्न चित्त होता है क्या, यस्मिन जिस मरु प्रदेश को, वर्षा समय भी, वर्षा के समय में भी, सरहसु तालाब में, शरत प्रसन्नम शरद ऋतु का, शरत मतलब शरद ऋतु का, प्रसन्न यानी निर्मल सलिल जल, चकास्ती सुशोभित होता है। तो एक बार पुनः अर्थ देखिए कि वर्षा के आने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह क्या किसी का मन रमण करता है क्या, जिस मरु प्रदेश में वर्षा के समय में भी तालाबों में शरद ऋतु का स्वच्छ जल सुशोभित होता है, तो क्या ऐसे स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर क्या किसी का मन रमण करता है क्या, अर्थात नहीं, अर्थात इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह किसी का भी मन रमण नहीं करता, अर्थात किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब श्लोक नंबर 7 पे, गावः प्रसन्ना, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, गावः प्रसन्नः मनुजाः प्रसन्ना देवाः प्रसन्ना व्रतदान यज्ञै किम नाम तदन्य मरौ समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेयः। पंडित विद्याधर शास्त्री क्या कहते हैं साहब, ये कहते हैं कि मरौ यानी मरु प्रदेश में, मरौ यानी मरु प्रदेश में, गाव यानी गाय, प्रसन्न यानी प्रसन्न है। मरु प्रदेश में कौन प्रसन्न है, गाय प्रसन्न है। मनुजा मनुष्य, प्रसन्ना प्रसन्न है। व्रत दान यज्ञ, व्रत दान और यज्ञ के द्वारा देवा प्रसन्ना, देवता भी प्रसन्न हैं। किम क्या, नाम क्या नाम है, तत् यत कि वह, मरौ न समृद्धम ऐसा क्या है कि यह मरु प्रदेश समृद्ध नहीं है, अर्थात मरु प्रदेश समृद्ध है। सो इसलिए अयम मरु, यह मरु प्रदेश बहुता आपके द्वारा विद्या समृद्धो, विद्या से समृद्ध विधेय होना चाहिए, इसलिए यह मरु प्रदेश आपके द्वारा विद्या से समृद्ध होना चाहिए। एक बार पुनः देखो कि मरो यानी मरु प्रदेश में गाव है प्रसन्ना, गाय प्रसन्न है। मनुजा प्रसन्ना, मनुष्य प्रसन्न है। व्रतदान और यज्ञ के द्वारा देवता भी प्रसन्न है। ऐसा क्या है कि यह मरु प्रदेश समृद्ध नहीं है, अर्थात मरु प्रदेश समृद्ध है, इसलिए यह मरु प्रदेश आपके द्वारा विद्या से समृद्ध होना चाहिए। श्लोक नंबर 8, मानम मनीषिता मैत्री मरुदूषणम मरीचिका, मानम मनीषिता मैत्री मरुदूषणम मरीचिका, मृगः मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णिशम प्रमुखम मरौ। क्या कहता है श्लोक, मानम मनीषिता, मान यानी सम्मान, मान सम्मान, मनीषिता विद्वता, मैत्री मित्रता, उष्णम गरम, मरुत हवा, मरीचिका, मरीचिका मृग तृष्णा, ये मृग तृष्णा हिरणों के अंदर पाई जाती है। मृगाहा हिरण, मनुष्याणा, एक बार पुनः देखो, प्रत्येक शब्द का मैं शब्दार्थ आपको बता रहा हूँ कि मानम अर्थात सम्मान, मनीषिता अर्थात विद्वता, मैत्री अर्थात मित्रता, उष्णम अर्थात गरम, मरुत हवा, मरीचिका अर्थात मृग तृष्णा, मृगाः
हिरण मनुष्याणाम मनुष्यों के मूर्धनि सिर पर, मनुष्यों के मूर्धनि, मूर्धनि कहते हैं किसको, सिर को, तो मनुष्यों के सिर पर उष्णीशम अर्थात पगड़ी, मनुष्यों के सिर पर पगड़ी। इति यानी इत्येत सर्वम, इत्येत सर्वम, इसका मतलब हुआ इति प्लस एतत् प्लस सर्वम। तो इति मानी यह, इति एतत् अर्थात ये, सर्वम सभी, मरौ मरु प्रदेश में, प्रमुखम प्रमुख है, अर्थात मरु प्रदेश की विशेषता है, मरु प्रदेश की प्रमुखता विशेषता बताई गई कि मरु प्रदेश में क्या क्या प्रसिद्ध है, मरु प्रदेश में क्या प्रमुख है, क्या मुख्य है, क्या विशेष है। तो उसके बारे में इस श्लोक के बारे, इस उन सब के बारे में इस श्लोक के अंदर वर्णन किया गया है कि मरु प्रदेश की विशेषता क्या है, मरु प्रदेश का मुख्य क्या है। तो मरु प्रदेश की विशेषता बताई गई है, एक बार पुनः समझे कि सम्मान, विद्वता, मित्रता, गरम हवा, मृग तृष्णा, हिरण, मनुष्यों के सिर पर पगड़ी, यह सभी मरु प्रदेश में प्रमुख है, मरु प्रदेश में मुख्य है, अर्थात ये सभी मरु प्रदेश की विशेषता है। इस प्रकार से पाठ नंबर 12 है मरु प्रदेश है समाप्तम। क्वेश्चन आंसर देखें। पाठेस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षण इति विशेषणम कस्य कृते प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है कि शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ कौन थे, तो आंसर होगा ए आचार्य चरक। मरु सुवर्णम नहीं ये न दृष्ट इत्यस्य अर्थोस्ति, इसका क्या अर्थ होगा, तो सुवर्ण स्वर्ण रूप व मरु प्रदेश ये न दृष्ट, ई नंबर 4 इसका आंसर होगा, सोने के समान मरु प्रदेश को जिसके द्वारा नहीं देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकत वप्रसानो इत्यस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति, तो रम्य यानी बालू कटीला, रम्य ये भी है, हेमवर्ण ये भी है, सुकोमल ये अर्थात उपयुक्त सर्वाणी, ये तीनों सेकत वप्रसानों के विशेषण अर्थात बालू के टीलों की विशेषता है कि सुंदर भी है, मुलायम भी है और सोने के समान है। अगला प्रश्न मरु सौंदर्यम वर्धते विशेषतः, मरु सौंदर्य की विशेषता बढ़ती है कब, वर्षा ऋतु में अर्थात ई वर्षतौ, वर्षतौ। मरु देशे के प्रसन्ना सन्ति, तो मरु प्रदेश में गाय भी प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न, देवता प्रसन्न अर्थात ई एते सर्वेपि। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा एते सर्वेपि। प्रश्न नंबर 6 मानव मनीषिता इत्यादि पद्यानुसारम कियन्ति वस्तूनि मरु प्रदेशे मुख्यानि प्रतिपादितानि, कि मानव मनीषिता इत्यादि पद के, मानव मनीषिता इत्यादि पद के अनुसार कितनी वस्तुएं मरु प्रदेश में मुख्य, आंसर होगा इसका 7। सभी बालक सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करें, ठीक है, और आगे के क्वेश्चनों का आंसर स्वयं पाठ्यपुस्तक में से हल करें।